गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से आप सभी को राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूँ। प्यारे बच्चों, राजनीतिक विज्ञान में मैं आप सभी को राजनीतिक विज्ञान का तीसरा अध्याय पढ़ा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है नियोजित विकास की राजनीति। प्यारे बच्चों, तीसरे अध्याय को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी को समझा दिया था तथा कल की क्लास में मैंने लघु प्रश्न उत्तर भी करा दिया था। तो आज मैं आप सभी को तीसरे अध्याय का दीर्घ प्रश्न उत्तर के साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हुए हैं तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं पाँचों विषय का, जिसमें पाँचों विषय आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे। चैप्टर वाइज लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर में MVVI तथा VVI क्वेश्चन को चिन्हित किया जाएगा। यदि आप हमारे बताए गए MVVI प्रश्नों को ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 75% नंबर फिक्स है। सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त करने के बाद गैस क्वेश्चन देख करके रिवीजन भी करवाए जाएंगे, अर्थात अभी से लेकर के एग्ज़ाम होने तक का मात्र 1500 रुपये फ़ी है। यदि आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। बस आपको इस नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से 1500 भेजना है। भेज करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिएगा या उस टाइम कॉल करिएगा, मैं आपको पेड कोर्स में ज्वाइन कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं दीर्घ प्रश्न उत्तर पे। चूँकि लघु प्रश्न उत्तर कल मैंने आप सभी को पहली पंचवर्षीय योजना को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था, योजना अवकाश को भी समझा दिया था, हरित क्रांति को भी समझा दिया था, श्वेत क्रांति को भी समझा दिया था, पीली क्रांति को भी समझा दिया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को भी समझा दिया था, आदेशित अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर को भी बता दिया था, बॉम्बे प्लान, भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य ये भी समझा दिया था, और अंत में नीति आयोग के संगठन का वर्णन, इनके बारे में भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मैं बताया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम दीर्घ प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, आपको प्यारे बच्चों दीर्घ प्रश्न उत्तर में जो पहला दीर्घ आपको दिख रहा है, यह पहला प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है। ठीक है, इसी में हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और हरित क्रांति के 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। ठीक है प्यारे बच्चों, सकारात्मक परिणाम या नकारात्मक परिणाम, ठीक है, ये जो परिणाम है कभी कभी आपको प्रभाव भी पूछे जाते हैं कि हरित क्रांति के 2 सकारात्मक प्रभाव बताएं या 2 नकारात्मक प्रभाव बताएं, या आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू के बारे में बताएं, यानी परिणाम की जगह पहलू के आपको दे देगा। ठीक है, तो लघु में 2 और प्रश्न आपको बन रहा है। लघु में कितने प्रश्न बन रहा है? 2। आपको लघु में ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि हरित क्रांति के 2 सकारात्मक प्रभाव बताएं या परिणाम बताएं, और दूसरा लघु है हरित क्रांति के 2 नकारात्मक आपको प्रभाव बताएं या परिणाम बताएं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए मैंने सकारात्मक प्रभाव दिया है 3 पॉइंट, 3 में से कोई 2 लिख देना है। यहाँ पर 2 नकारात्मक आपको दिया है, ठीक है, इनमें से कोई 2 आपको लिख देना है। ठीक है, तो लघु में देने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि एक ही प्रश्न को मैंने दीर्घ में दे दिया, यहाँ पर दीर्घ में है। ठीक है, इसलिए आप इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये आपका पहला दीर्घ प्रश्न। इस दीर्घ में 3 लघु बन रहा है। एक लघु हो गया हरित क्रांति क्या थी, दूसरा लघु हरित क्रांति के 2 सकारात्मक प्रभाव बताएं, और तीसरा लघु है हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव बताएं। यदि इस तीनों लघु को हम जोड़ देते हैं तो आपका प्यारे बच्चों यह आपका दीर्घ प्रश्न आपको बन जाएगा। ठीक है, तो हरित क्रांति क्या थी, इस प्रश्न को कल भी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था। इसके अलावा लेक्चर की क्लास में हरित क्रांति को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था। मैंने आपको कहा था कि कृषि में, ठीक है, कृषि में वृद्धि के लिए हम लोग हरित क्रांति को अपनाए थे, जिससे क्या हुआ कि कृषि के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आपको वृद्धि हुई। इस हरित क्रांति के ही कारण हम लोग जो है कीटनाशक का प्रयोग किए, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किए,
ठीक है, एक योजनाबद्ध तरीके से कृषि किए, वैज्ञानिक पद्धति से कृषि किए, जिस कारण जो फसल है फसल में अचानक वृद्धि हुई। खास करके यह हरित क्रांति पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्य में हमें देखने को मिला था। इनके परिणाम भी लेक्चर की क्लास में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मैंने समझाया था कि हरित क्रांति के जहाँ सकारात्मक यानी कि जहाँ फ़ायदा हुआ हरित क्रांति से, वहाँ हमें नुकसान भी हुआ। सकारात्मक परिणाम का मतलब होता है कि क्या फ़ायदा हुआ, नकारात्मक प्रभाव का मतलब होता है कि क्या नुकसान हुआ। मैंने कहा था यदि हम फ़ायदा की बात करें तो फ़ायदा यह हुआ कि हरित क्रांति के कारण जो है खाद्यान्न के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई, जिससे पूरे भारतवर्ष में खाद्यान्न का समस्या ही दूर हो गया। हमें अमेरिका से खाद्यान्न को आयात नहीं करना पड़ा। ठीक है। तीसरा, हम लोग वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से कृषि कर पाएँ, जिससे हमारे किसानों को नई तकनीक के बारे में पता चला। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा के बारे में मैंने आपको वर्णन किया था लेक्चर की क्लास में। ठीक है। उसी प्रकार मैंने नकारात्मक पहलू में आपको बताया था कि जहां हमें हरित क्रांति से एक फ़ायदा दिखता है यानी सकारात्मक प्रभाव दिखता है, तो उसके ठीक अपोजिट हमें नकारात्मक परिणाम भी दिखा। नकारात्मक परिणाम आपको यह था कि हरित क्रांति में क्या हुआ कि हमारे पूरे देश को इससे फ़ायदा नहीं मिला था, बल्कि कुछ ही राज्यों को मिला। जैसे पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आपका हरियाणा हो गया, इन्हीं तीनों राज्य को फ़ायदा आपको पहुंचा था। जबकि अन्य राज्यों की बात करें, जैसे हरियाणा हो गया, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इन सभी क्षेत्रों को, जो मध्य प्रदेश हो गया, इन सभी राज्यों को इनसे फ़ायदा आपको नहीं हुआ था। दूसरा नुकसान यह था कि इसमें कुछ ही फसल पर जोर दिया गया, जैसे गेहूं था, धान था। इसके अलावा हरित क्रांति के आने से जो भूमिहीन जो किसान था वो बेचारा क्या हो गया था, भूमिहीन किसान बेरोजगार हो गया, जिस कारण बेरोजगारी की समस्या आपको बढ़ गई थी। परिणाम यह देखने को मिला कि जो भूमिहीन किसान थे अपने जीवन यापन के लिए बड़े शहर की ओर आपको रुख आपको कर दिए थे। तो इसी प्रकार का जो उत्तर है हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैं लिखाया हूँ, आपको बेहद ही आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त की गई नई तकनीक थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत अपने देश की कृषि में आधुनिक विकास के लिए मुख्यतः नए कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग तथा सुनिश्चित पूर्ति की आवश्यकताओं एवं उपकरणों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, जिसे हरित क्रांति कहा गया। जिसे क्या कहा गया? हरित क्रांति। ठीक है, इससे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को फायदा हुआ। ठीक है, जाहिर सी बात है, तीन ही राज्यों को आपको फायदा है हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका यह हरित क्रांति हो जाता है। अब हम यहाँ पर पॉइंट बना करके लिखेंगे हरित क्रांति के दो सकारात्मक परिणाम। इस प्रकार से पॉइंट बना करके यदि आप दीर्घ में लिखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो सकारात्मक परिणाम में मैंने 3 पॉइंट दिया है, लेकिन आपको 2 ही पॉइंट आपको लिखना है। 1 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा में दिया है। ठीक है, तो हरित क्रांति के परिणाम कुछ इस प्रकार से हैं। सकारात्मक परिणाम यानी सकारात्मक में क्या करना है कि हमें इनका गुणगान करना है ये हरित क्रांति में। ठीक है, तो फायदा क्या हुआ? तो हरित क्रांति में धनी किसानों और बड़े भूस्वामी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। एकदम फायदा होगा बड़े बड़े किसानों को, क्योंकि वही अब कम समय में कृषि कर पाते थे, है कि नहीं। हरित क्रांति से खेती हर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ। ज़्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्यान्न उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। बिल्कुल सही बात है, हरित क्रांति से ज़्यादातर गेहूं की ही पैदावार में आपको बढ़ोतरी न हुई थी, जिस कारण जो खाद्यान्न का जो समस्या है वो समस्या जड़ से ही आपको समाप्त हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि भारत जो देश है वह खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया था। ठीक है, अब भारत किसी दूसरे देश के सामने मतलब कि हाथ नहीं पसार सकता है। जैसे 1963 में 64 में अमेरिका ने क्या किया था, आपको काफ़ी ज़्यादा खाद्यान्न को भारत में आयात आपको किया था। ठीक है, तो जिस कारण हमारे देश में भूखमरी का समस्या उस समय आपको हटी थी। इसीलिए तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह निश्चय किया कि कुछ भी हो जाए अब हमें खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनना ही बनना है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, वह दूसरा पॉइंट है
हरित क्रांति के कारण देश खाद्यान्न उत्पादन के मामलों में आत्मनिर्भर बन गया। बिल्कुल सही बात है, आत्मनिर्भर बन गया। ठीक है। तीसरा आपको पॉइंट है, इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, यानी काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो गए थे। इनके अलावा भी और भी ज़्यादा हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम हुए, जैसे नई तकनीक विकसित करना, है कि नहीं, यानी नई तकनीक, हरित क्रांति के ही कारण पूरे देश भर में नई तकनीक आया, जिससे लोग जो है नई तकनीक के माध्यम से कृषि आपको कर पाए। ठीक है, तो ये तो आपको सकारात्मक परिणाम है ना हो गया है। अब हम आते हैं नकारात्मक परिणाम, यानी क्या नुकसान हुआ। ठीक है, यहाँ भी आपको 2 ही पॉइंट लिखना है, हालांकि मैंने आपको 3 पॉइंट दे रखा है। तो हरित क्रांति के 2 नकारात्मक परिणाम, कृषि क्षेत्र के मशीनरी से रोजगार के अवसरों में कमी आई, यानी जैसे ही कृषि में जो आपको मशीनरी का उपयोग होने लगा तो जो रोजगार का जो अवसर था वो अवसर में काफ़ी ज़्यादा कमी आया। मैंने बताया था, जैसे अभी देखिएगा कि गांव घर में क्या है, गांव घर में मान के चलिए कि अभी गेहूं कटाई आपको चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो गेहूं काटने के लिए बहुत सारे मजदूर उसको काट रहे हैं कि नहीं, लगभग मान के चलो कि 10 मजदूर काट रहा है 1 बीघा ज़मीन को। 1 बीघा ज़मीन में गेहूँ लगा हुआ है, 10 मजदूर काट रहा है। अब मान के चलो इसकी जगह यदि हम एक मशीन का प्रयोग करेंगे तो एक मशीन, यानी बड़ा सा मशीन पर एक लोग बैठेगा और ऑटोमेटिक इसको काट देगा, तो 9 लोग क्या हो गया, 9 लोग तो बेरोजगार है ना हो गया। तो मशीनों के कारण जो है आपको क्या हुआ कि बेरोजगारी की समस्या आपको उत्पन्न हुई। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में मशीनरी से रोजगार के अवसरों में कमी हुई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी फैली। क्या फैली, बेरोजगारी फैली, और ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हुआ, जिससे लोग बेरोजगार न हो गए, यानी वे लोग ज़्यादा बेरोजगार हो गए जो भूमिहीन थे, जिनके पास भूमि नहीं था। तो बेरोजगारी के कारण वे लोग अपनी आजीविका को जीने के लिए बड़े शहरों की ओर रुख किया, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई, पंजाब, जहां वे मजदूरी करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है। दूसरा नकारात्मक जो प्रभाव है, हरित क्रांति का लाभ देश के कुछ क्षेत्रों को मिला। ठीक है, अब हरित क्रांति है तो देश को सभी क्षेत्रों को मिलना चाहिए, लेकिन हरित क्रांति का जो लाभ है मात्र देश के कुछ ही क्षेत्रों को मिला, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया। देखिए, ज़्यादातर पंजाब इसलिए हम नाम लेते हैं क्योंकि 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ था और हरियाणा बना था। तो जब हरित क्रांति ही जब आया था तो उस समय पंजाब और हरियाणा एक ही था, बाद में वो जाकर के अलग होता है। ठीक है, तो हरित क्रांति का जो फायदा है वो मात्र पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को ही मिला, अन्य राज्यों को नहीं मिल पाया, जैसे बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सभी राज्यों को जो है हरित क्रांति का लाभ आपको नहीं मिल पाया। तो ये एक प्रकार का क्या है, तो आपको नकारात्मक है, नेगेटिव है कि नहीं। फायदा होना चाहिए था तो सभी राज्यों को होना चाहिए था, इसलिए यह हम नकारात्मक परिणाम में इसको हम क्या करते हैं, तो पेड़ बच्चों काउंट करते हैं। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, गरीब और भूमिहीन किसानों का शोषण और दमन हुआ, क्योंकि गरीब और भूमिहीन किसान थे। जब तक हरित क्रांति नहीं आया था तो बड़े बड़े जमींदारों के ज़मीन में किसान क्या करते थे, तो खेती करते थे। लेकिन हरित क्रांति के आने से अब जो ज़मींदार है वो मशीनों के माध्यम से खेती करना प्रारंभ कर दिए, जिस कारण उन्हें कम लोगों की ज़रूरत पड़ी, जिससे क्या हुआ कि गरीब और भूमिहीन किसानों का जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं वो शोषण और दमन करना प्रारंभ कर दिए, जिससे जो देश में है नक्सलवाड़ी को बल मिला था। नक्सलवाड़ी कहने का मतलब है लोग जब असहाय हो गए थे, यानी भूखमरी का हालात है न हो गया था, तो लोग ने क्या किया कि हथियार उठा लिया। ठीक है, हथियार उठा करके अमीर लोगों को लूटना चालू कर दिया था। तो यही आगे चल कर के आपको नक्सलवाद है निकल आए। ठीक है, तो गरीब और भूमिहीन किसानों का शोषण और दमन हुआ, जिससे देश में नक्सलवादी आंदोलन को बल मिला। ठीक है, चलिए, तो प्यारे बच्चों, दीर्घ का आपका जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका समाप्त होता है। इसलिए अब हम दीर्घ में दूसरे प्रश्न पर आते हैं। कौन से प्रश्न पे, तो प्यारे बच्चों दूसरे प्रश्न पे हम लोग आते हैं। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास
बनाम कृषि विकास का विवाद चला। इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए। अब कहने का मतलब है कि पहला पंचवर्षीय योजना में, जो पहला पंचवर्षीय योजना मैंने आपको कल भी बताया था, 1951 से लेकर के 1956 तक, ठीक है, 1951 से 1956 तक पहला पंचवर्षीय योजना चला, जिसमें कृषि पर आपको बल दिया गया था। फिर 1956 से 1961 तक दूसरे पंचवर्षीय योजना आपको चला था, जिसमें उद्योग पर बल दिया गया था, ठीक है। लेकिन जब 61 में दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है तो यह देखा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो हम लोग कृषि पर बल दिए थे वो काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति में, इन उद्योग के कारण वह कृषि काफ़ी बिगड़ गई। तो काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया था कि हमें ज़्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए, कृषि पर देना चाहिए कि उद्योग पर देना चाहिए। इसलिए जो तीसरी पंचवर्षीय जो योजना आई थी उस पर पुनः कृषि पर ही आपको बल दिया गया था। जब आपको दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योग पर बल दिया गया था तो ज़्यादातर जो आपका गांव है, गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी गुस्सा गए थे। उनका कथन था दूसरे पंचवर्षीय योजना में जो कृषि जो उद्योग पर बल दिया गया था, तो ये तो उद्योग आपको बड़े बड़े नगर में विकसित हो रहा है, तो इनसे किसको फ़ायदा है? तो बड़े बड़े नगरों को फ़ायदा है, ग्रामीण लोगों को तो फ़ायदा तो है नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा जो विवाद है वह विवाद जोर शोर से आपको चला था, ठीक है। तो इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछता है। तो प्रश्न है, दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम, बनाम का मतलब होता है वर्सेस। जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं ना, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते हैं दोनों में से कौन जीतेगा, है कि नहीं। तो वर्सेस मतलब हो गया बनाम, ठीक है। तो औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास, तो कृषि विकास तो हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना में और औद्योगिक विकास था आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना में। का जो विवाद चला, इस विवाद में जो भी आपको तर्क दिए गए थे उन तर्क के बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो जो प्यारे बच्चों, इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद, ठीक है, जो कि निम्नलिखित है। पहला, स्वतंत्रता के बाद यानी कि आज़ादी के बाद भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था के देश में विवाद खड़ा हुआ, ठीक है। यानी इस देश में विवाद खड़ा हुआ जिसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी पिछड़ी हुई थी, जो कि हमारा प्यारा देश भारत है। और जो विवाद खड़ा हुआ वह विवाद था उद्योग और कृषि से किस क्षेत्र में ज़्यादा संसाधन लगाए जाए, ठीक है। इस पॉइंट को फिर से पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था के देश में विवाद खड़ा हुआ कि उद्योग और कृषि में से किस क्षेत्र में ज़्यादा संसाधन आपको लगाए जाए। इसलिए यह तर्क दिया गया क्योंकि देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में तो कृषि पर बल दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना तो बुरी तरह पिट गया, ठीक है, उद्योग के चक्कर में उद्योग भी ठीक ढंग से काम नहीं किया। तो इसलिए आपको आगे यह सबसे बड़ा तर्क दिया गया कि आखिर पहले हमें किस पर ध्यान देना चाहिए, संसाधन किस पर लगाए जाना चाहिए। पहली पंचवर्षीय योजना यानी कृषि पर लगाने चाहिए कि उद्योग पर लगाने चाहिए। जितना आपको महत्वपूर्ण कृषि है उतना ही महत्वपूर्ण तो आपको क्या है, उद्योग भी है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो विवाद है वह आपको, प्यारे बच्चों, विवाद आपको चला था। दूसरा आपको पॉइंट है, अनेक लोगों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि की रणनीति में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था। बिल्कुल सही बात है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कोई कृषि था ही नहीं, जिस कारण कृषि बुरी तरह से पिट गई थी पहली पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। और इस योजना के दौरान उद्योग पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची का मतलब है कि नुकसान आपको हो गया। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, जे.सी. कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया था, ठीक है।
जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर दिया गया था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखते हुए बात बड़ी सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। ठीक है, चौथा आपको पॉइंट है, चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे। ठीक है, बाद में उसने अलग होकर के उन्होंने भारतीय लोक दल नामक पार्टी बनाए। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके, एक साथ लिखिएगा, तबके समृद्ध हो रहे, यानी कि तबके का मतलब होता है कि क्षेत्र, तो नियोजन के माध्यम से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं, यानी कि विकास हो रहे हैं। ठीक है, और इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही। बिल्कुल एकदम 100% सही बात है। अब जो दूसरी पंचवर्षीय जो योजना आई थी, जिस पर कहा गया था कि हम उद्योग पर बल देंगे, और उद्योग जो स्थापित हो रहा था तो वो तो समृद्ध शहरों में हो रहा था, बड़े बड़े शहरों में हो रहा था, तो जिस कारण जो शहरी क्षेत्र यानी शहरी तबके थे वो तो समृद्ध हो रहा था, जिसका कीमत कौन चुका रहा था? आपको किसान चुका रहा था, ग्रामीण जनता आपको चुका रहा था, क्योंकि उनको तो कोई फायदा नहीं पहुंच रहा था। ठीक है, तो ये भी विवाद काफ़ी ज़्यादा आपको चला था, तो इस विवाद को भी 100% आप लोग अपने पॉइंट में लिखिएगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं 5वें पॉइंट पे। हमारा जो 5वां पॉइंट है, कई अन्य लोगों का सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी की मकड़जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। और कई लोगों का ये भी विवाद था कि जब तक हम औद्योगिक को बढ़ाएंगे नहीं, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि नहीं लाएंगे, तब तक गरीबी का जो मकड़जाल है उससे छुटकारा हम लोग नहीं पा सकेंगे। इसलिए हमें उद्योग पर भी यथासंभव जोर देना चाहिए, यानी कि बल देना चाहिए। तो इस प्रकार से विवाद हमें देखने को मिला। तो इन विवाद में से कोई 4 भी विवाद आप लिख देते हैं तो 100% 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिया हूं 5वां। अब नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, वह प्रश्न है, योजना आयोग या नीति आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मैंने पहले ही बता दिया था कि योजना आयोग और नीति आयोग एक ही है। फर्क बस इतना है कि योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था, बस आपका यही फर्क है। ठीक है, अथवा भारत में योजना आयोग के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। तो किसी भी प्रकार से प्यारे बच्चों पूछेगा, आपको उत्तर यही लिख दीजिएगा। मैंने पॉइंट बना दिया, एक तो योजना आयोग को मैंने डील कर दिया टिप्पणी टाइप का, दूसरा यदि संगठन रहेगा तो पॉइंट बना करके संगठन लिख दीजिएगा, यदि कार्य पूछेगा तो कार्य भी आप पॉइंट बना करके लिख दीजिएगा। ये इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम में जो पूछेगा वो आपको लिखना है, जरूरी नहीं कि यह तीनों पूछेगा। या तो पूछेगा आपको जैसे योजना आयोग क्या है, या योजना आयोग पर टिप्पणी लिखे तथा योजना आयोग के कार्यों के बारे में बताए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखने के बाद सीधे कार्य लिख करके लिख दीजिएगा, इस बीच वाले को गायब कर देना है। ठीक है, यदि कार्य नहीं पूछेगा संगठन रहेगा तो इतना लिख करके छोड़ दीजिएगा। तो आप सभी तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्रश्न है योजना आयोग या नीति आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, दोनों एक ही है। अथवा भारत में योजना आयोग के संगठन, इसलिए संगठन एक पॉइंट मैंने बना दिया, एवं कार्यों यानी एक पॉइंट कार्य का मैंने पॉइंट बना दिया, का वर्णन करें। तो 3 पॉइंट हो गया, संगठन पॉइंट हो गया, कार्य पॉइंट हो गया और डिफिनेशन हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखना है, लेकिन उत्तर लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने लेक्चर की क्लास में आप सभी को मैंने बताया था कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं प्यारे बच्चों, वह आपको प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, वह कौन होते हैं, वह प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है ना, तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। भारत में 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया, मैंने आपको बताया था। नेहरू का विचार था कि भारत का विकास वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए। ठीक है, भारत का जो विकास है वह वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जब तक हम वैज्ञानिक पद्धति को नहीं अपनाएंगे तो हमारा देश विकास हो ही नहीं पाएगा।
यही कारण है कि उन्होंने एक भिन्न संस्था यानी एक अलग संस्था योजना आयोग के गठन का निर्णय लिया, और निर्णय भी लेते हैं और उनका गठन भी करते हैं। कौन करते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रथम विदेश मंत्री भी थे। ठीक है। 2014 में आम चुनाव के बाद योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया। यानी जैसे 2014 में आम चुनाव होता है, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वे क्या करते हैं? चूंकि प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए वे योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर देते हैं और नीति आयोग का गठन किया जाता है, जिसका मुख्य कार्य सरकार के लिए सभी क्षेत्रों में नीतियों का निर्माण करना है। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य क्या है? तो नीति का निर्माण करना। मैंने आपको ये भी बताया था कि योजना आयोग का काम ही होता है योजना को बनाना। अब योजना कहिए या नीति कहिए, बात तो बराबर है। आप योजना बनाइए या नीति बनाइए, बात क्या है? बात आपको बराबर है। तो नाम से भी स्पष्ट है ना हो रहा है। ठीक है, जिसका काम क्या था? तो प्यारे बच्चों, जिसका काम था आपको बस नीति को बनाना। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा थोड़ा सा योजना आयोग के बारे में हम आपको बता दिए हैं। अब थोड़ा सा पॉइंट हम देंगे संगठन। ठीक है, तो संगठन पॉइंट दे करके आप लोग लिखिएगा। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष। ठीक है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें एक उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है, जो सामान्यतः बड़े अर्थशास्त्री होते हैं। कभी कभी राजनेता को यह पद दिया जाता है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से योजना आयोग उपाध्यक्ष के देखरेख में ही कार्य करता है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य होते हैं। कुछ मंत्री भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ की व्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है, वे योजना के महत्व को समझते थे। उनके अनुसार विकास के लिए क्रमबद्ध रूप से साधनों, आवश्यकताओं, लक्ष्यों का निर्धारण अति आवश्यक है। ठीक है, उन्होंने प्रारंभ से ही विकास कार्यक्रमों में हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान रखा था। ठीक है, अब कहने का मतलब प्यारे बच्चों, जो आपका हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वे सोवियत संघ से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सोवियत संघ जो आज का हमारा रूस है, पहले आपको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो सोवियत संघ में जो भी विकास होता है वह आपको नियोजन ढंग से होता है। किस ढंग से? नियोजन ढंग से। मैंने लेक्चर की क्लास में ये भी बताया था कि आखिर नियोजन क्या होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था। तो ये जो नियोजन है देखा गया था सोवियत संघ में। ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने सोवियत संघ के इस नियोजन प्रणाली से प्रभावित होकर के हमारे देश में भी नियोजन प्रणाली आपको लाया। इसी नियोजन प्रणाली के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना, एक वर्षीय योजना आपको देखने को हमको मिला था। ठीक है, जिसके अंतर्गत पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, फिर चौथी, पांचवीं, छठी, इस प्रकार से आपको चला। ठीक है, चलिए अब हम लोग कार्य देखेंगे। आखिर योजना आयोग का क्या क्या कार्य है। यदि कार्य पूछेगा तो कम से कम 4-5 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो कार्य पॉइंट बना करके आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। योजना आयोग के कार्य निम्नलिखित बताए जा सकते हैं। पहला काम है योजना आयोग का पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। अब जो भी पंचवर्षीय योजना का निर्माण होगा यानी कि बनेगा, वह आपको योजना आयोग ही बनाएगा। ठीक है, वह आपको योजना आयोग ही बनाएगा। दूसरा पॉइंट है आर्थिक आय के स्रोतों का अवलोकन करना। यानी आर्थिक आय है, यानी आर्थिक आय किस प्रकार हम लोग धन कमाएं, कमाने का क्या क्या स्रोत है उसका अवलोकन यानी जांचेगा। कौन जांचेगा? आपको योजना आयोग ही जांचेगा। योजनाओं के लिए प्राथमिकता निश्चित करना, ये भी काम है योजना आयोग का। योजनाओं को लक्ष्य को प्राप्त करना योजना आयोग का काम है। योजनाओं की प्रगति की देख रेख तथा उसका मूल्यांकन करना। अब जो योजना बना गया है उसका देख रेख कौन करेगा? प्रगति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका मूल्यांकन भी आपको योजना आयोग ही करेगा।
योजना की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। अब जो योजना बना है, यदि उस योजना को पूरा होने में कोई रुकावट आ रहा है, कोई अड़चन आ रहा है, तो उन बाधाओं को भी योजना आयोग ही सॉल्व करेगा। ठीक है। राज्यों के विकास योजनाओं पर सहमति प्रदान करना तथा राज्यों में आवश्यक धन प्रबंध करना, ये भी आपको योजना आयोग के कार्य हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे, वर्तमान समय में योजना आयोग की भूमिका काफ़ी व्यापक हो चुकी है। भारत के आर्थिक विकास में इसकी भूमिका एवं आवश्यकता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी कार्य क्षमता तथा कार्यशैली भी काफ़ी उत्कृष्ट दिख पड़ती है। इसका कारण यह है कि यह संस्था प्रत्यक्षता प्रधानमंत्री के साथ कार्य करती है। ठीक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपका जो तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न है, तीसरा दीर्घ प्रश्न उत्तर आपका समाप्त होता है। अब हम आते हैं चौथे दीर्घ पे। आपका चौथा जो दीर्घ है, राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है? उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, योजना आयोग के गठन के पश्चात, ठीक है, यानी गठन के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय, यानी जब प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण हुआ था, निर्माण के समय यह अनुभव किया गया कि संघीय स्तर पर योजना निर्माण में राज्यों की सार्थक भूमिका आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। ठीक है। योजना आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, अर्थात इसका भी अध्यक्ष, यानी विकास परिषद का भी जो अध्यक्ष होता है वह आपको प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी सदस्य तथा योजना आयोग के विशेषज्ञ सदस्य तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के मुख्य कार्य निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। पहला काम है राष्ट्रीय विकास परिषद का, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक दिशा निर्देशन को तैयार करती है। ठीक है, यानी जो भी पंचवर्षीय योजना है उसके निर्माण के लिए यह क्या करती है, तो दिशा निर्देशन को आपको तैयार करती है। इन्हीं दिशा निर्देशन के आधार पर योजना निर्माण का कार्य पूरा किया जाता है। यानी इन्हीं के दिशा निर्देशन से, यानी कहिए कि गाइडलाइन से योजना को क्या किया जाता है, तो योजना बनाने का काम पूरा किया जाता है, यानी कि योजना बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट है, योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई योजनाओं पर विचार विमर्श करती है। यानी कि योजना आयोग का काम क्या है कि योजना बना देना। अब बनाने के बाद विकास परिषद जो है वह इस पर विचार विमर्श करेगा। क्या करेगा? विचार विमर्श, कि फायदा होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार से। ठीक है। तीसरा आपका पॉइंट है, राष्ट्र के विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक आर्थिक नीतियों में संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करती है। अब राष्ट्र विकास परिषद का ये भी काम है कि जो भी योजना आयोग जो भी आपको योजना बना दिया उससे सामाजिक आर्थिक नीति का अवलोकन करके यह प्रश्न पर विचार करती है कि उससे कितना फायदा होगा। ठीक है। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा सफलता इत्यादि का मूल्यांकन करना। अब जो पंचवर्षीय योजना है उसके लक्ष्य की सफलता का वह क्या करता है? मूल्यांकन करता है। यदि असफल रहा तो भी क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा। ठीक है। कौन करेगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद आपको करेगा। लास्ट आपका पॉइंट है, योजना क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संसाधनों का अनुमान लगाती है तथा उसमें वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाती है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका तीसरा जो अध्याय है, तीसरे अध्याय का दीर्घ प्रश्न उत्तर आपका समाप्त हो चुका है। इसलिए अब हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। ठीक है। आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 के बीच था। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, भारत में प्रथम
पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1951। यानी कि भारत में मैंने बताया था कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था, जो कि 1956 तक आपको चला था। ठीक है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? उत्तर हो जाएगा आय एवं व्यय। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1952। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का आपको गठन हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष आपको कहा जाता है। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। मैंने बताया था कि पहले योजना आयोग था और योजना आयोग का ही नाम बदल करके नीति आयोग आपको किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि योजना आयोग का ही नाम को भंग करके, यानी योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग को गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो उत्तर हो जाएगा 1950 में। 1950 में योजना आयोग का स्थापना आपको होता है। नेक्स्ट है, विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होता है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है। नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, MS स्वामीनाथन का संबंध है किससे है? हरित क्रांति से। ठीक है। हरित क्रांति से MS स्वामीनाथन का संबंध है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? उत्तर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ही जो हैं वो हरित क्रांति के जनक आपको माने जाते हैं। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा जाता है? उत्तर है छठी योजना। छठी पंचवर्षीय योजना को हम लोग योजनाएं कहते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? उत्तर हो जाएगा 1952 में। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? उत्तर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में विकास के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया? उत्तर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ये आपको आगे के चैप्टर में है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का कौन सा निकाय है? उत्तर हो जाएगा गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है। योजना आयोग गैर संवैधानिक आपको निकाय है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी समाप्त होता है। तो इस प्रकार हमारा जो राजनीतिक विज्ञान का जो तीसरा अध्याय आपको समाप्त हो जाता है। ठीक है। प्यारे बच्चों, कल आप सभी को समय नोट कर लीजिएगा, कल शाम को राजनीतिक विज्ञान का मैं आप सभी को 1 अध्याय से लेकर के 3 अध्याय तक का 50 ऑब्जेक्टिव यानी 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है। कम से कम 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। इसका टाइम भी आपको रहेगा 7 बजे से 7 बजे शाम में मैं आप सभी को, ठीक है, कल 1 से लेकर के 3 अध्याय तक का टॉप यानी कि 50 जो आपका महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव है उसको मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना। कल संडे है इसलिए। तो प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे पेड कोर्स में नहीं ज्वाइन किए हैं तो अब अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। पेड कोर्स के लिए मात्र 1500 रुपये लगेंगे। अत्यधिक जानकारी के लिए कॉल करिए 70 61 50 45 52। धन्यवाद।